हेलो फ्रेंड्स, तो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लिव इन इंग्लिश। एंड आज ये चूंकि मेरा दूसरा लेक्चर होने वाला है, या कह लो पहला लेक्चर, क्योंकि उसके पहले तो मैंने जस्ट बताया था कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और होपफुली आप इसीलिए यहाँ पे आए हो ताकि, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है। तो हम लोग आज बस बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, My name is सत्यम शुक्ला। अब बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा कि क्या लिखा है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पढ़ लेंगे, लेकिन क्या पता कि एक दो वर्ड्स बोलने में इसमें कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो, या कोई दिक्कत ना हो। पर इसके बारे में जब हम डिटेल में देखते हैं कि ये ओवरऑल लिखा क्या है, इसको कहते क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है हेलो फ्रेंड्स, तो पहले एक पर्टिकुलर वर्ड, इसको क्या कहते हैं, वर्ड। तो वर्ड के भी अंदर क्या आता है, ये वर्ड भी किससे बना हुआ है, HELLO। ये सारे अलग अलग अगर आप कर दो, EL और O, दो L है तो मैंने एक ही लिखा है। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके लेटर्स हैं, इसको लेटर्स कहते हैं, यानी अक्षर। जैसे हिंदी में अक्षर होता है ना, वैसे ये लेटर हैं। आपकी जो अल्फाबेट होती है 26 वर्ड्स, 26 लेटर्स की, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपके 26 होते हैं, आपको सबको पता होगा। तो ये उसके लेटर्स हैं। अब यहाँ पे H आप देख रहे होंगे कैपिटल में है, और E स्मॉल में है, बाकी सब स्मॉल में है। तो आप सोच रहे होंगे हाँ, तो ये स्मॉल होता है, ये कैपिटल होता है। अब इसका अगर कैपिटल लिखना होता तो होता E, इसका होता L, इसका होता O। ये O में आपको ये छोटा दिख रहा होगा, ये बड़ा दिख रहा होगा, तो ये इसका कैपिटल है, तो इसको कहते हैं कैपिटल लेटर, इसको कहते हैं स्मॉल लेटर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, HELLO क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा है यहाँ पे। तो उसका रीजन क्या है कि रूल क्या होता है कि जब हम कुछ, जब उसको वर्ड्स में यूज कर रहे होते हैं लेटर को। अब वर्ड्स क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। ये आपका जो एक पूरे इन सारे लेटर्स को मिला के ये जो बना है, आपको जो दिख रहा है, जिसको हम लोग हेलो पढ़ रहे हैं, ये आपका वर्ड है। तो ये क्या किससे बनता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, मतलब लेटर्स को इकट्ठा करके कुछ ऐसा बनाना जिससे उसकी मीनिंग निकले, ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्ड्स। तो ये हेलो आपका ये एक वर्ड है, और ये सारे आपके क्या है, लेटर है, लेटर्स। और हाँ, ये लेटर नहीं होता है, लेटर्स, ठीक है, लेटर्स। ये बोलना भी आप सही से सीखिए, लेटर्स। और ये वर्ड, ये एक वर्ड है, अगर दो ये एक और ले लें तो ये आपके हो जाएंगे वर्ड्स। तो ये अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों ये वर्ड था, क्यों वर्ड्स हो गया, कैसे, वो आगे बताएंगे। तो अभी हम इतना जान लेते हैं कि वर्ड होता है ये, और ये लेटर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आपको लेटर्स की चूंकि जानकारी हो गई है, और अब मैंने वर्ड्स भी बता दिया क्या होता है, जो कि एक कलेक्शन, जिसको यानी ग्रुप कहते हैं, मतलब कि जब हम इकट्ठा कर देते हैं लेटर्स को एक कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए, कुछ मतलब जिसका मतलब निकले ऐसा बनाने के लिए, तो उसको वर्ड कहते हैं। तो वैसे ही फ्रेंड भी आपका एक वर्ड है, जो कि FRIENDS से बना हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी कहाँ पे था कि H क्यों कैपिटल में है और ये सब क्यों स्मॉल में है, ठीक है। तो H कैपिटल में इसलिए क्योंकि ये रूल होता है इंग्लिश का, ये बहुत ही ग्राउंड रूल है, बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत ही मतलब जो हर जगह फॉलो होता है, कि जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है, ठीक है, अगर वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, कब, अगर वो किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप, अगर वो किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम वो जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अब जैसे कि इसे देख लें, तो ये आपको पता है, ये MY, ये माई मतलब मेरा, नेम NAME, नेम इज सत्यम शुक्ला। तो ये आपका जो बना है, अब ये आपको पता है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी, ये सारे वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स के कलेक्शन से, मतलब वर्ड्स को इकट्ठा जब किया हमने, तो ये जो बना है इसको कहते हैं सेंटेंस। तो वर्ड्स के कलेक्शन से क्या बनता है, सेंटेंस। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि हर बार वर्ड्स को कलेक्ट करें तो सेंटेंस ही बने। जैसे कि आप एक एग्जांपल और देखिए, तो ये एग्जांपल आपको मैं ले रहा हूं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अच्छा, अगर आपको ये पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है तो आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि जैसे मैंने पढ़ा अभी, ही इज प्लेइंग
इन द फील्ड। अगर आपको ये भी पढ़ने में दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे कि मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें क्या है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब अगर इसको ले लें और इसको ले लें, मतलब इसको अलग अलग ले लें, तो आपको पता है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब ये भी 3 वर्ड को 1 2 3 ये 3 वर्ड को मिला के बना है ये पूरा, ठीक है, और ये भी 3 वर्ड को मिला के बना है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग ले लूं, ही इज प्लेइंग अलग ले लूं, इन द फील्ड अलग ले लूं, ठीक है। अभी ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब वह खेल रहा है मैदान में। तो अच्छा, अभी जो मैंने हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया, हिंदी में जो मैंने इसको बोला वो आप सीखेंगे जब आप टेंस पढ़ेंगे, तो अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको वो नहीं करना है। तो ही इज प्लेइंग इन द फील्ड यानी वह खेल में खेल रहा है। तो ये पूरा आपको एक मतलब एक इससे आपको कुछ पता चल रहा है, ठीक है। तो जब आपने वर्ड्स को ऐसे रखा कि आपको कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, उससे अर्थ बन रहा है, तो उसे आप सेंटेंस कहते हो, ठीक है। लेकिन जब कंप्लीट सेंस ना बने तब उसे क्या कहेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए सिर्फ ही इज प्लेइंग होता, वह खेल रहा है, या होता इन द फील्ड होता, तो फिर वो क्या कहते हैं, तो वहां पे क्या होता, ये आपका हो जाता क्लॉज। क्लॉज CLAUSE क्लॉज, ये फ्रेज। अब मैं बताता हूं क्या अंतर है दोनों में, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि मैं यहाँ पे P कैपिटल मैंने यहाँ लिखा है और C कैपिटल लिखा है, बाकी सब स्मॉल है। तो जैसा कि मैंने कहा था, जब वर्ड अकेले आता है तो पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। खैर अब देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, इन द फील्ड। तो अब इसमें ना कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है, तो पहले जान लेते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट होता क्या है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको समझ में क्या पता ना आ रहा हो कि सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। तो पहले ये देखते हैं, जैसे अगर कोई भी हम आपका सेंटेंस ले लें, ये आपका सेंटेंस है, तो उसमें जो मतलब जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो होता है कर्ता, मतलब जो काम करता है, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड अगर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वह खेल रहा है ना खेत में, ही इज प्लेइंग, तो ही यहाँ पे कर्ता हो गया। आप हिंदी में पढ़ोगे कर्ता, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब तो उससे भी आसान है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, मतलब कि क्रिया करने को, काम करने को वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ खेलने का काम हो रहा है ना, प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या है, या कह ले इस प्लेइंग क्या है, ये वर्ब है आपका। तो ये आपका क्या है, वर्ब है। मैं ऐसे करता हूं, वर्ब, ये इतना वर्ब है। अब दोस्तों ये वर्ब, इसको वर्ब नहीं बोलते, वर्ब नहीं, आर को थोड़ा सा छुपा के, ठीक है। अगर आप सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीखिए, इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब, ठीक है, वर्ब, वर्ब नहीं बोलते, ओके। अब इस प्लेइंग, तो ये आपका वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये आपको ये बता रहा है कि कुछ क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। ये था सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट था, और ये आपका वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्यों था, क्योंकि ये काम तो यही कर रहा है ना। अब बचा क्या, इन द फील्ड, तो इससे आपको पता चल रहा है कि वो खेत में खेल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है, ठीक है। यानी कि जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि काम हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, या कहाँ क्या हो रहा है काम, तो वो आपका जो उसका उत्तर मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाता है, ठीक है। उससे जो आपको उत्तर मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो वो काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, तो उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन कर रहा है ये पूछा जाए, मतलब कौन कर रहा है, ही इज प्लेइंग, यहाँ पे क्या है, इन द फील्ड, तो मतलब काम फील्ड में हो रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है। तो यानी कि इन द फील्ड आपका ये ऑब्जेक्ट है, या कह लो कि फील्ड ऑब्जेक्ट है। इन द में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। तो अब इन द फील्ड में इतना तो पता चल गया कि कोई ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ठीक है। ये बस आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 वर्ड्स का एक वो है, कलेक्शन है, ठीक है। तो इसको फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज यानी ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन, ऐसे वर्ड्स को इकट्ठा करना जिनमें ना कोई वर्ब हो, ना कोई क्रिया हो, ना कोई सब्जेक्ट हो यानी ना कोई कर्ता हो, ठीक है। ना कोई वर्ब हो, वर्ब यानी क्रिया, और ना कोई कर्ता हो यानी सब्जेक्ट। तो जब वो दोनों नहीं होता तो उसको फ्रेज बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे, फॉर द क्लासेस, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर मतलब के लिए, द क्लासेस मतलब कक्षाओं के लिए। अब हो सकता है लिखा होगा कि
ड्रेस फॉर आई एम बाइंग ड्रेस फॉर द क्लासेस, मैं कपड़े खरीद रहा हूँ क्लासेस के लिए, मतलब अपने क्लास के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर द क्लासेस है, तो इसमें ना आपका वर्ब है, ना आपका वर्ब है, ना आपका इसमें वो क्या बोलते हैं उसको, ना आपका वर्ब है इसमें, और ना ही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब कौन कर रहा है काम या क्या काम हो रहा है कुछ पता चल रहा है इसमें नहीं, तो ये आपका फ्रेज है, ये आपका फ्रेज हो गया। ठीक है, और क्लॉज जैसे कि अगर मान लीजिए लिखता मैं कि आई एम बाइंग ड्रेसेस, ड्रेसेस मतलब कपड़े। ठीक है, मैं अगर कपड़े, आई एम बाइंग, मैं खरीद रहा हूं कपड़े फॉर द क्लासेस, कक्षा में पहनने के लिए या कक्षा में जाने के लिए, तो फॉर द क्लासेस का ये मतलब हुआ कक्षा में जाने के लिए। तो आई एम बाइंग ड्रेसेस फॉर द क्लासेस। ठीक है, या फॉर द क्लास कर लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो, मतलब कक्षा के लिए, स्कूल के लिए। तो आई एम बाइंग ड्रेसेस फॉर द क्लास, तो अब आपका फॉर द क्लास से कुछ नहीं पता चला, ये आपका पूरा ही बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आई एम बाइंग ड्रेसेस से फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं कपड़े खरीद रहा हूं। ठीक है, तो ये अगर, अब ये एक सेंटेंस भी हो सकता है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है कब, अगर ये नहीं होता तो, मतलब अगर ये सिर्फ इतना ही होता, सिर्फ यहां तक होता, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं कपड़े खरीद रहा हूं, तो ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है, पूरा एकदम पूरी तरह से अर्थ निकल रहा है ना। तो ये ऐसा कलेक्शन है, ये वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन है, ऐसा मेल है जिससे पूरा आपको वो मिल रहा है, पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, तो ये भी आपका एक सेंटेंस होता। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमने ये भी जोड़ दिया है फॉर द क्लासेस, या फॉर द स्कूल कर लेते हैं इस बार, फॉर द स्कूल, तो क्या हुआ, आई एम बाइंग ड्रेसेस फॉर द स्कूल। अब इसमें से जब आप ये पार्ट निकाल रहे हो बाहर, तो अब आपका ये क्लॉज बन जा रहा है, मतलब समझे आप, या मैं सही समझ रहा हूं, क्लॉज मतलब जब तक ये अकेले था, जब तक यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप, अब आपको फुल स्टॉप क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क, ये सारे आपके पंक्चुएशन मार्क में आते हैं, जो फुल स्टॉप है, या जो ऊपर मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, ये जो सारे आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे साइंस या चिन्ह जिसे बोलते हैं, ये आपके विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क में आते हैं, तो उसके लिए आप अलग वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल वो आगे मैं लाऊंगा, अब ये मेरा पहला वीडियो है। तो आई एम बाइंग ड्रेसेस फॉर द स्कूल, तो ये आपका क्लॉज कब है, जब आपका ये एक ऑलरेडी एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा है, एक बड़े से सेंटेंस का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इसको अलग से लिखते तो आपका ये खुद ही सेंटेंस होता। तो क्लॉज कुछ नहीं, वो एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन वो किसी दूसरे सेंटेंस का भाग होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, आई एम बाइंग ड्रेसेस फॉर द स्कूल, ये पूरा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है, और एक छोटा मीनिंग इससे भी निकल के आ रहा है, आई एम बाइंग ड्रेसेस, तो ये क्लॉज हो गया। और इसमें आप देखिए सब्जेक्ट भी है और आपका यहाँ पे वर्ब भी है। तो जो क्लॉज होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। एक बार मैं पूरा भी अच्छे से लिख दूंगा, आपको याद रहे ताकि। तो क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। और फॉर द स्कूल क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका फ्रेज है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिया, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, आई एम बाइंग ड्रेसेस फॉर द स्कूल। अब जैसे यहाँ पे भी अगर ये नहीं होता, अगर इन द फील्ड होता ही नहीं मान लीजिए, तो आपका अगर सिर्फ ही इज प्लेइंग होता तो एक सेंटेंस ही होता। ठीक है, तो आप इसे क्लॉज नहीं कहते। क्लॉज का रोल कब आता है, जब आप किसी सेंटेंस के अंदर से निकालते हो सब्जेक्ट या उसको, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब को, वर्ब यानी क्रिया, तब यहाँ पे तब वो क्लॉज कहलाता है, जब वो किसी सेंटेंस का पार्ट है। तो मुझे लगता है अब आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है, डिफरेंस यानी अंतर। तो हाँ, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। मैं एक बार लिख देता हूँ कि सेंटेंस वर्ड क्या, चलिए लेटर से ही लिख देते हैं। तो लेटर क्या होता है, लेटर होता है सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, यानी सबसे जो छोटा साउंड होता है एक अल्फाबेट में, वो लेटर कहलाता है। मतलब अल्फाबेट किससे बना होता है, लेटर से। जैसे कि ए, इसको ए, इसी को स्मॉल लिख दे रहा हूँ, बी, बी इससे लेके जेड, जेड तक, ये सारे आपके लेटर्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बड़ा जेड, ये बिग जेड है, मतलब कैपिटल जेड, और ये स्मॉल जेड। इसको अब थोड़ा और अगर इसमें फॉर्म में बोले तो अब इसको जी भी बोलते हैं। ठीक है, जी, जी कहते हैं।
तो खैर अभी जेड ही ले लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वही समझते हैं। तो ये लेटर हो गया। वर्ड्स मैंने क्या बताया कि इन्हीं लेटर्स को, या लेटर वर्ड कर लो, WORD। तो वर्ड क्या होता है, जब इन्हीं लेटर्स को मिला के कुछ मतलब अर्थ बनाने वाला कुछ ऐसा बनाया जा सके, मतलब कुछ मीनिंगफुल लिखने। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ हो, कुछ ऐसा जब निकल के आए तो उसको कहते हैं। जैसे कैट, तो कैट किससे बना है, CAT, और कैट मतलब बिल्ली, ठीक है। या जंप, JUMP, यू मतलब अ, यू से जो साउंड निकलता है अ, M से म, P से प, J से ज, तो जंप, ज अ म प, जंप। इसको आप मिक्स करोगे तो हो जाएगा जंप। तो ये आपका जंप या कैट, ये आपका एक वर्ड है। ये दोनों अगर अलग अलग देखें तो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। अब करते हैं सेंटेंसेस की बात। तो सेंटेंस नहीं, पहले हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता क्या है। जैसे हम जान गए कि ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है, वर्ड। ये क्या है आपका, ग्रुप ऑफ लेटर, और लेटर नहीं, लेटर्स। लेटर्स क्या होता है, लेटर का बहुवचन। अब ये एक वचन बहुवचन क्या होता है वो आपको दूसरे वीडियो में पता चलेगा। तो ये लेटर्स हो गया। अब ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो मैं जल्दी इसको आपको वो करूंगा, कवर करूंगा। तो लेटर वर्ड, उसके बाद से मैंने क्या बोला कि अब देख लेते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब जब अब इन वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इससे 3 चीजें बनती हैं, ठीक है। सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज। फ्रेज की खासियत क्या है कि इसमें नो सब्जेक्ट या नो वर्ब। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया। तो इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, वर्ब नहीं वर्ब। और क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, टिक कर देते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और इसका मीनिंग भी निकलता है। मीनिंग, ठीक है, मीनिंग। इसमें लिख देते हैं नो मीनिंग। नो मीनिंग, मीनिंग का मतलब है अर्थ, इसमें नो मीनिंग, इसमें मीनिंग, ठीक है। इसका मीनिंग भी निकलता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और इसका मीनिंग भी निकलता है। और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कि आपका एग्जांपल मैंने लिया इन द ग्रास, घास फूस में। इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं। घास फूस से आपको कुछ नहीं पता चला, बस ये पता चला कि आप घास कह रहे हो मुंह से। और सेंटेंस क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि बनाता है आपका कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। मीनिंग इससे भी निकल के आती है, लेकिन इससे और भी ज्यादा अच्छे मीनिंग निकल के आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छा दिया था, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो ही इज प्लेइंग क्या था, उससे भी आपको मीनिंग निकल के आ रहा था कि वह खेल रहा है। लेकिन जब इन द फील्ड कर दिए तो और ज्यादा आपको पता चल रहा था, ठीक है। तो उससे क्या पता चला, यानी कि अब आपका और ज्यादा मीनिंग निकल रहा है। तो वो पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज प्लेइंग क्लॉज हो गया, और इन द फील्ड फ्रेज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप आगे के वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।